मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व की हम बात करते हैं। आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व से पहले हमने बहुत सारे आपके तरंग फलनों के कुछ वेव फंक्शंस वगैरह निकाले थे। उनके अंदर हमने परमाणु कक्षकों से कुछ समीकरण बनाए थे और समीकरण बनाने के बाद में हमने क्या किया कि आणविक कक्षकों के जब हम इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व की बात करते हैं तो हमारे पास देखो दो चीज़ें आई थी। एक आया था हमारा तरंग फलन जिसको हमने साइन से डिनोटेड किया था। अब उसके बाद में हम जब तरंग फलन के बाद में जब परमाणु कक्षकों पर इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व की प्रायिकता की बात करते हैं तो हमने पिछले वीडियोस के अंदर जब हमने साइन एस सिमेट्री किया आपका जिसको बोल सकते सममित तरंग फलन या असममित तरंग फलन की जब हमने बात की तो हमारे पास में दो समीकरण आए थे, साइन एस और साइन ए या साइन 1 या साइन 2 की से भी डिनोटेड इसको कर सकते हैं। साइन एस वाला हमारे पास में क्या था, पॉजिटिव वैल्यू थी। पॉजिटिव वैल्यू किसकी, जो हमारे पास में तरंग फलन थे साइन ए प्लस साइन बी, यानी कि दो जो तरंग फलन हैं आपके परमाणु जो परमाणु आपने दो पार्टिसिपेट किए थे हाइड्रोजन आयन की हम बात कर रहे थे यहाँ पे परमाणु ए और परमाणु बी की। तो इन दोनों का जो तरंग फलन है उसके अकॉर्डिंग हमने साइन 1 की वैल्यू निकाली थी 2 + 2 SAB। SAB जो होता है वो अतिव्यापन समाकलन का एक कॉन्सेप्ट होता है। अतिव्यापन समाकलन से इसको डिनोटेड किया जा सकता है। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर दिया था नंबर 23। ऐसे ही हमारे पास में दूसरा आया था साइन A माइनस साइन B अपॉन 2 - 2 SAB। इन इक्वेशन तक की बात हमारे पास में हो गई थी। अब हम बात करते हैं आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व की। तो देखिए आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व की जब हम बात करते हैं तो हमें पता है कि परमाणु कक्षक पर इलेक्ट्रॉन आवेश जो घनत्व होता है उसकी प्रायिकता तरंग फलन के क्या होती है, वर्ग के बराबर होती है। तो ये तो हमारा क्या होता है, तरंग फलन है। अगर हम वर्ग के बराबर करते हैं तो इन्हीं का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। जैसे ही हम इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करते ही पूरी ओवरऑल का स्क्वायर होगा तो हम क्या करेंगे, इनके अंदर हम इसका स्क्वायर हो गया और ये इसका स्क्वायर हो गया। अब ये जो हमारे पास में समीकरण अवेलेबल हुए हैं इन समीकरणों को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हमारे पास में 2 + 2 SAB है, 2 + 2 SAB, तो हम इसको -1 के द्वारा शो कर सकते हैं। अब हमारे पास जो ऊपर वाली वैल्यू है वो क्या वैल्यू है हमारे पास में, साइन A + साइन B का होल स्क्वायर। तो ये इस रूल को फॉलो करता है, साइन A और साइन B वाला। तो हम क्या कर सकते हैं, A + B का होल स्क्वायर और क्या बनता है खोलने पर, A² + B² + 2AB। ये हमारे पास में इस इक्वेशन को खोलने के बाद में जो हमारे पास में फॉर्मूला था, इसी फॉर्मूले में इन फॉर्मेट्स को कंप्लीट करना है। तो देखिए हम जब इन फॉर्मूलों को इस फॉर्मेट में कंप्लीट करते हैं तो हमारे पास में क्या आ रहा है, साइन A² + साइन B² + 2 साइन A साइन B। ये हमारे पास में वैल्यूज आ जाती है। दूसरे फॉर्मेट को हम जब क्लियर करते हैं तो 2 - 2 SAB -1 आयन की नीचे से ऊपर जाती है तो पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी। दूसरा फॉर्मूला होता है A - B का होल स्क्वायर। इसमें क्या होगा, A² + B² -2AB। ये फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को यहाँ फॉलो करेंगे तो साइन A² + साइन B² -2 साइन A साइन B। ये हमारे फॉर्मूला हमारे पास में अवेलेबल हो जाते हैं। समीकरण हम पिछले वाली कंडीशंस को फॉलो करके हम समीकरण की नंबरिंग बढ़ाते जाते हैं। समीकरण नंबर 25 एंड समीकरण नंबर आपका 26 जो हमारे पास में दो समीकरण आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पे साइन A² और साइन B² दो चीज़ें आई। पहले हमारे पास में साइन A और साइन B था जो आपके परमाणु A और B हैं उनका तरंग फलन था। लेकिन अब हम क्या बात करते हैं, उन तरंग फलनों के अलावा हमारे पास में जो वेव्स आ रही हैं, हमारे पास में जो वेव्स का आपका समाकलन मानो कि उसके अंदर आपका योग मानो कि उनका घटाना मानो, वो दोनों सारी चीज़ें इसके अंदर काम में आ रही है। तो हमारे पास में दो वैल्यूज़ आ रही है, एक आ रही है साइन A², दूसरी आ रही है साइन B²। इसके अलावा हमारे पास में आ रहा है साइन 1² और साइन 2²। इन सब का क्या मीन होता है, देखो साइन A² और साइन B² जो होता है वह परमाणुीय कक्षक जो होते हैं उनके अंदर साइन जो आपका A परमाणु और B परमाणु है उनके लिए यूज़ किया जाता है, उनके तरंग फलनों
के लिए यूज किया जाता है। साई 1 स्क्वायर बंदी कक्षक के लिए, साई 2 स्क्वायर को हम विपरीत बंदी कक्षक के लिए यूज करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व के बारे में हम जब बात करते हैं तो हम अतिव्यापन समाकलन, मैंने पहले भी बताया था, SAB जो हमारे डिजिट है उसको अतिव्यापन समाकलन का आपका रिप्रेजेंटेटिव मानकर काम कर रहे हैं। तो जो अतिव्यापन समाकलन है वो परमाणु साई A तथा साई B तरंग फलनों के अतिव्यापन की सीमा का माप है। और ये जो माप होता है SAB का वो 0.5 होता है। किसके लिए? हाइड्रोजन आयन के लिए। हाइड्रोजन आयन के लिए जब इसका मान 0.5 होता है तो ये जो समीकरण हमारे पास में 25 और 26 आए हैं वो इस तरीके से चेंज किए जा सकते हैं। साई 1 स्क्वायर इक्वल टू, इस ओवरऑल की वैल्यू क्या हो गई? 0.5 यानी कि 1/2। तो हमारे पास में क्या बचा? इनकी वैल्यू हो गई 0.5, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0.5। तो हमारे पास में क्या बचा? साइन A स्क्वायर प्लस साइन B स्क्वायर प्लस 2 साइन A साइन B। साइन 2 स्क्वायर के अंदर हमारे पास में कौन कौन सी वैल्यू आ जाएगी? 1/2 साइन A स्क्वायर प्लस साइन B स्क्वायर माइनस 2 साइन A साइन B। ये हमारे पास में वैल्यूज आ गई इक्वेशन नंबर 27 एंड इक्वेशन नंबर 28। ये जो इक्वेशन है इन्हीं के ऊपर हम इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले जो इक्वेशंस आई थी वो केवल हमने कन्वर्जन किया था। पहले जो हमारे इक्वेशंस थी उनका स्क्वायर किया था और स्क्वायर करने के बाद में हमने जो भी हमारे वैल्यूज थे उनके अंदर फॉर्मूलेज अप्लाई करके A+B का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई किया था और A-B का होल स्क्वायर वो फॉर्मूला अप्लाई किया था। और ये फॉर्मूले फिक्स है, इनके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, ना प्लस का चेंज होता है ना माइनस का चेंज, जो भी वैल्यूज हैं वो फिक्स होती है। अब हम बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व की। तो देखो जो नाभिक A है, नाभिक जो होता है A वो नजदीक A के अगर पास में इलेक्ट्रॉन होता है या नाभिक A के नजदीक कोई इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रायिकता होती है उसको हम साइन A स्क्वायर से डिनोटेट कर सकते हैं। अगर नाभिक B के पास में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रायिकता होती है उसको हम साइन B स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो हमारा साइन A और साइन B जो होता है वो दो नाभिकों के मध्य जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता है उसको डिनोटेट करता है। कौन डिनोटेट कर रहा है? देखो साइन A है वो A के पास में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता, साइन B स्क्वायर है जो B नाभिक के पास में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता, और जो हमारा साइन A और साइन B का जो योग है वो इन दोनों नाभिकों के मध्य इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता को शो करता है। अब हमारे जो काम में आने वाले समीकरण हैं वो है समीकरण नंबर 27 एंड समीकरण नंबर 28, यानी कि इक्वेशन 27 और इक्वेशन 28 से ही हम ये पता कर सकते हैं कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता ज़्यादा होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व कहाँ ज़्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व कहाँ कम होगा। तो पहले हम बात करते हैं इक्वेशन नंबर 27 की। देखिए इक्वेशन नंबर 27 को हम एक डायग्राम के द्वारा शो कर सकते हैं या एक आरेख या एक ग्राफ के थ्रू या अपने किसी भी एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको शो कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास में क्या है? दो नाभिक है, नाभिक A है और नाभिक B है। ठीक है, नाभिक A और नाभिक B दोनों के अंदर हमारे पास में दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, दोनों के चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। लेकिन जब ये बंधी आणविक कक्षकों के लिए बात की जा रही है तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइन 1 स्क्वायर, जो हमारे किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं? साइन 1 स्क्वायर किसको प्रेजेंट करते हैं? बंधी कक्षकों को प्रेजेंट कर रहे थे। अब उन बंधी कक्षकों को रिप्रेजेंट करने के बाद में हमने पहले क्या किया? हमारे पास में दो नाभिक है, नाभिक A है और नाभिक B है। नाभिक A और नाभिक B को हमने डॉटेड लाइन से, यानी कि साइन A और साइन B को हमने किससे किया? ये है साइन A स्क्वायर और ये है साइन B स्क्वायर। ये हमने साइन A स्क्वायर नाभिक A के लिए और साइन B स्क्वायर किसके लिए है? B नाभिक के लिए। तो हमने जो इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रायिकता है, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रायिकता है उसको हम कैसे डिनोटेट कर सकते हैं? इसको हम इस तरीके से डिनोटेट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रायिकता है, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रायिकता है वो
साइन 1 स्क्वायर के द्वारा डिनोटेड की गई है, साइन 1 स्क्वायर के द्वारा डिनोटेड की। बंधी कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व साइन 1 स्क्वायर तथा परमाणुवीय कक्षकों के इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व साइन a स्क्वायर और साइन b स्क्वायर का परमाणु A और B के मध्य अंतरनाभिकीय दूरी के सापेक्ष जब हम डायग्राम बनाते हैं तो ये जो डायग्राम है तो इस डायग्राम के थ्रू हमें क्या पता चलता है कि जो साइन 1 स्क्वायर है उसकी ऊर्जा क्या हो गई, साइन 1 स्क्वायर है उसकी ऊर्जा क्या है, पहले की अपेक्षा कम हो गई है। तो ये साइन 1 स्क्वायर की जो ऊर्जा है वो पहले की अपेक्षा कम हो गई, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा बनने वाला जो डायग्राम है वो इस तरीके से बनेगा। यानी कि इनके अंदर आवेश घनत्व के लिए जो क्षेत्रफल है वो ज़्यादा होता जाएगा, यानी कि दोनों का मर्ज हो जाएगा और हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। यानी कि नाभिक ए और नाभिक बी के लिए एक ही शेल काम करने लग जाएगी, एक ही क्या हो जाएगी आपकी कक्षा जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाएंगे। नाभिक ए के भी उसी में मूव करेंगे और नाभिक बी के लिए भी इलेक्ट्रॉन उसी में मूव करेंगे। अब जो हमारे पास में जो डायग्राम बना है वो किसके लिए बना है, बंधी आणविक कक्षकों के लिए डायग्राम बना है। बंधी आणविक कक्षकों के अंदर क्या होता है, दोनों परमाणुओं के नाभिकों के मध्य इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व, दोनों परमाणुओं के नाभिक कौन कौन से हैं, ए और बी, इन दोनों के मध्य आवेश जो घनत्व होता है साइन 1 स्क्वायर, वो इलेक्ट्रॉन घनत्व प्रायिकता दोनों परमाणुओं कक्षकों के इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व साइन ए स्क्वायर तथा साइन बी स्क्वायर से क्या होती है, ज्यादा होती है। यानी कि साइन ए स्क्वायर से और साइन बी स्क्वायर इन दोनों से ज्यादा किसकी होगी, साइन 1 स्क्वायर की आपका इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व ज्यादा होगा। यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल साइन 1 स्क्वायर की ऊर्जा ए परमाणु और बी परमाणु दोनों के परमाणुवीय कक्षकों से क्या हो गई, कम। यानी कि देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले डॉटेड लाइन से मैंने साइन ए स्क्वायर को रिप्रेजेंट किया था, इसकी ऊर्जा, हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो एनर्जी दिखती है, यहाँ पे इसकी एनर्जी यहाँ तक है, यहाँ की इसकी एनर्जी यहाँ तक, लेकिन साइन 1 की स्क्वायर, साइन 1 जो स्क्वायर उसकी एनर्जी क्या है, साइन ए सी स्क्वायर से भी कम है और साइन बी स्क्वायर से भी कम है। यानी कि दोनों परमाणुवीय कक्षकों से क्या होती है, ये कम होती है। अब हम बात करती है तो थे हमारा बंधी मॉलिक्यूलर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी बात करते हैं। अब हम इक्वेशन नंबर 28 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो योगात्मक विधि के बारे में बात की थी। अब हम इक्वेशन नंबर 28 की बात करेंगे तो इक्वेशन नंबर 28 में थोड़ा सा चेंजेस होता है। थोड़ा सा चेंजेस कैसे होगा, केवल साइन 1 स्क्वायर की जगह हमें क्या चेंजेस करने हैं, साइन 2 स्क्वायर चेंजेस करने हैं। यहाँ पे साइन 2 स्क्वायर कर दिया। साइन 2 को जो स्क्वायर है उसके अंदर हमारे पास में जो वैल्यूज आती हैं वो इस तरीके से आती हैं, जो वैल्यूज हैं वो हमारी इस तरीके से आएंगी। यानी कि इसमें ना तो हमारे पास में कोई भी आवेश घनत्व के लिए बेस बनेगा, ना क्षेत्रफल कोई एक्स्ट्रा इसके अंदर शो होगा, बस हमारे पास में क्या होंगे, ये इस तरीके से शो हो जाएगा। ये हमारा है साइन 2 स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रायिकता थी, जो साइन 1 स्क्वायर में ज़्यादा थी, साइन 2 स्क्वायर में बिल्कुल शून्य होती है। यानी कि यहाँ पे जो डायग्राम बन रहा है वो इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ जो इसका जो मैग्नेटिक डायग्राम एक तरीके से बोले तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व वाला जो डायग्राम बनता है वो भी इसका अपोजिट बनेगा, जहाँ पे नोडल प्लेन आएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना भी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ये बात करते हैं हम नोडल प्लेन वाले की। तो यहाँ पे जो नोडल प्लेन के अंदर ये जो इसके सर्कल्स बनते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, वो सर्कल्स कुछ इस तरीके से बनेंगे। यानी कि दोनों के बीच में एक ऐसा जोन आएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य होगी, यानी कि 0 होगी। तो हमने पहले भी बताया था जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें नोडल प्लेन मैक्सिमम पाए जाते हैं, जबकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनमें या तो पाए नहीं जाते हैं और पाए जाते हैं उनकी संख्या कम होती है। एंटी बॉन्डिंग में हमेशा नोडल प्लेन की संख्या ज़्यादा होती है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम साइन स्टार फर्स्ट एस यानी कि साइन स्टार से डिनोटेट कर सकते हैं, बॉन्डिंग वाले को हम सिग्मा स्टार सिग्मा से डिनोटेट करते हैं और एंटी बॉन्डिंग को सिग्मा स्टार से डिनोटेट करते हैं। इस चित्र से हमें क्या पता चलता है कि जो हमारे साइन 2 स्क्वायर है ये तो ठोस लाइन से हमने यानी कि बोल्ड लाइन से हमने शो किया है, और जो साइन ए स्क्वायर और साइन बी स्क्वायर उसको हमने डॉटेड लाइन से शो किया है। इन दोनों के बाद में हमें क्या क्लियर होता है कि जो दोनों परमाणु नाभिकों के बीच में इलेक्ट्रॉन
पाए जाने की जो प्रायिकता होती है वो बिल्कुल शून्य होती है, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाया नहीं जाता है। इस सारी जो हमने इतना सब कुछ पढ़ा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की या संभावना या प्रायिकता या इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व, तो हम इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के द्वारा भी शो कर सकते हैं। कैसे? हमारे पास में देखो दो परमाणुवीय कक्षक है। एक परमाणुवीय कक्षक हमारे पास में हो गया साइन ए, दूसरा हमारे पास हो गया साइन बी। ये है एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जब हम बात करते हैं, हमारे पास में एनर्जी का लेवल अपर साइड में, यानी कि नीचे एनर्जी कम है और ऊपर एनर्जी ज़्यादा है, तो हमारे पास में दो ऑर्बिटल्स बनते हैं। एक हमारे पास में बनता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक बनता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये हो गया बंधी आणविक कक्षक, ये हो गया विपरीत बंधी आणविक कक्षक। बंधी आणविक कक्षक को हमने साइन 1 से रिप्रेजेंट किया था और प्रतिबंधी या विपरीत बंधी आणविक कक्षकों को हमने साइन 2 से रिप्रेजेंट किया था। तो साइन 2 तो हो गया विपरीत बंधी आणविक कक्षक और साइन 1 हो गया बंधी आणविक कक्षक। हाइड्रोजन आयन जो होता है जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, H2+ से रिप्रेजेंट करते हैं के लिए ऊर्जा स्तर आणविक जो परमाणु कक्षकों के ऊर्जा स्तर है वो इस तरीके से होते हैं। देखिए जो हमारा बंधी आणविक कक्षक है उसकी ऊर्जा दोनों परमाणुवीय कक्षकों की ऊर्जा से क्या है, कम है, जबकि विपरीत बंधी आणविक कक्षक की ऊर्जा दोनों परमाणुवीय कक्षकों की ऊर्जा से क्या है, ज्यादा है। तो बंधी आणविक कक्षकों में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है इसलिए वो जल्दी से बन जाते हैं, और विपरीत बंधी आणविक कक्षकों में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है इसलिए वो देरी से बनते हैं या बंधी आणविक कक्षकों को फिल होने के बाद में उनमें इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करते हैं। अगर हम इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के डायग्राम के साथ साथ में हम अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं उनके आपस में ओवरलैपिंग डायग्राम हम शो करें, तो ये ओवरलैपिंग डायग्राम हम कैसे शो कर सकते हैं। मान लो हमारे पास में दो हाइड्रोजन आपके एटम्स हैं, दो परमाणु है जिनको हमने साइन ए और साइन बी, फर्स्ट है से दोनों के अंदर ही साइन ए और साइन बी से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। साइन ए और साइन बी हमने ए और बी नाभिक यहाँ जो न्यूक्लियस हमने पहले लिए थे उससे रिप्रेजेंट किया, तो हमारे पास में दो होंगे, दो प्रोसेस होगी। एक होगी कंस्ट्रक्टिव जिसके अंदर दोनों आपस में जुड़ेंगे, एक होगी डिस्ट्रक्टिव जिसके अंदर दोनों जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में माइनस होंगे, यानी कि उनके अंदर क्या होगा, उनका एक तरीके से माना जाए कि दोनों आपस में मर्ज होते हैं लेकिन विपरीत दिशा में होते हैं, विपरीत डायरेक्शन में। मैंने वेव्स की पहले भी बात की थी, अगर वेव्स दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर होती है या एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होती है तब उनका वेव फंक्शन अलग होता है, जो दोनों सेम डायरेक्शन में होती है तब उनका वेव फंक्शन कुछ अलग होता है। कुछ ऐसे मैंने आपको बताया होगा। यहाँ पे अगर हमने वेव फंक्शन की बात की थी, अगर दो वेव फंक्शन जो ऐसी हैं, अगर ऐसी वेव फंक्शन को हम जो जिनकी दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में है, तो उनका वेव जो रिजल्ट होता है वो कुछ इस तरीके से आ जाता है, यानी कि उनका योग जो होता है वो कुछ बढ़ के आता है, जो इनका लैटिट्यूड होता है वो सारा बढ़ जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल का हमने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव मेथड का, यानी कि CI कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और DI डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, A और जो B होते हैं वो आपस में मर्ज होते हैं और A और B मर्ज होकर क्या बना लेते हैं, आपका इस तरीके का कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपका बना लेते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसके अंदर आपका A भी होता है और B भी होता है, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं, हमारे पास में जो बन रहा है वो क्या बनेगा, इसको फर्स्ट S किसके लिए, A के लिए, प्लस फर्स्ट S किसके लिए, B के लिए, और बनने वाला जो कंस्ट्रक्टिव हमारे पास में क्या हो जाएगा, साइन A प्लस साइन B, ये हमारे पास में बन रहा है। इसका अपोजिट यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अकॉर्डिंग हमारे पास में जो दोनों बनेंगे वो थोड़े से अलग अलग होंगे, यानी कि थोड़ा सा दूर दूर होंगे। A अलग रहेगा और B क्या रहेगा, अलग रहेगा। अब दोनों अलग अलग रहेंगे तो यानी कि डिस्ट्रक्टिव है, तो डिस्ट्रक्टिव को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। तो फर्स्ट SA जो हमारे पास में है और फर्स्ट SB जो है उनका क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव, मतलब आपका माइनस वाली प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। और जो इसका साइड रिजल्ट जो आएगा, जिनका वेव फंक्शन के अंदर हम बात करते हैं, जिनका आपका वेव्स जो होती हैं, तरंग फलन जो होते हैं, वो तरंग फलन इस तरीके से शो होंगे। तो
ये हमने बात की है कि हाइड्रोजन परमाणु के अंदर साइन ए और साइन बी जो होते हैं वो LACO मेथड की बात हमने पहले भी की थी। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल द्वारा आणविक कक्षकों का जब हमने निर्माण किया था तो हमारे पास में ये चीज़ें आई थी। लीनियर कॉम्बिनेशन के थ्रू ही हमारे पास में जो रिजल्ट्स आए थे वो हमारे पास में अवेलेबल है। ये थी हमारे बात आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व की। देखिए, आणविक इलेक्ट्रॉन आवेश जो घनत्व होता है वो सिंपली हमने बताया था कि आपके पास में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के ऊपर पार्टिसिपेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। इनके जो हमारे वेव फंक्शंस वगैरह जो हमारी इक्वेशंस वगैरह आती हैं उन पे डिपेंड करता है। इसके बाद में हमारा एक टॉपिक आता है बंधी आणविक कक्षक और विपरीत बंधी आणविक कक्षकों में अंतर। देखिए, बंधी आणविक कक्षक और विपरीत बंधी आणविक कक्षकों में अंतर मैंने पहले भी स्पष्ट किया आपको। ये सारे जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं कि बंधी आणविक कक्षक के अंदर दोनों पॉजिटिव आपस में मर्ज होते हैं, दोनों पॉजिटिव आपस में मर्ज होते हैं, यानी कि दोनों का समान साइन होना चाहिए। लेकिन विपरीत बंधी के अंदर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव यानी कि विपरीत अतिव्यापन होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। फिर बताया था मैंने बंधी आणविक कक्षकों की ऊर्जा परमाणविक कक्षकों की ऊर्जा से कम होती है, लेकिन विपरीत बंधी आणविक कक्षकों की ऊर्जा परमाणविक कक्षकों की ऊर्जा से क्या होती है, ज्यादा होती है। बंधी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व मैंने पहले भी बताया था, जो हमारे पास sin1² की जो वैल्यू होती आई थी वो ज्यादा यानी कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिक होती है, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता कम होती है। इस तरीके से मैंने इसको घनत्व भी बताया था। इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में उच्च होता है और आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विपरीत बंधी आणविक कक्षकों में इसका घनत्व जो होता है वो कम होता है। ये सारी बातें हमारी हो गई है और हम इसके बाद में हम बात करेंगे संकरण की और संकरण के जो हमारे पास गुणांक हैं उनकी कैलकुलेशंस की। तो क्वांटम मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग हमारा संकरण और संकरण के जो गुणांक होते हैं उनकी कैलकुलेशन हम उनकी गणना हम करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।